नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में एक बार फिर से। और ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट 3, जो स्टैटिक जीके 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम टू परीक्षा सर्किल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन विद देयर एक्सप्लेनेशन। आज हम 25 क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए 25 क्वेश्चनों के साथ 50 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण। द ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इज मोस्ट रिपीटेड इन वेरियस एग्जाम्स। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे एसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये रिपीटेड एग्जाम प्रश्न हैं। 500 प्रश्न इसीलिए हैं क्योंकि रिपीटेड हैं, सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए पार्ट 3 को भी शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल में हमें क्या क्या कार्य करना है, कितना टारगेट रखा जाता है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाने जाते हैं। जानते हैं किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड और यूएसएसआर। तो आप बताइए पहले। ठीक है, आप लोग ऐसा किया करिए, अपना आंसर एक बार माइंड में मेकअप करने की ज़रूर कोशिश किया करिए बनाने की। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो बताया तो जाएगा ही। ठीक है, तो यूएसएसआर, जिसे आप रूस कहते हैं, रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1951 से 56 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मतलब हर योजना का एक उद्देश्य होता है, उस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो किस पर था? कृषि के क्षेत्र पर, बिजली और सिंचाई। क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो अन्न का बहुत बड़ा समस्या थी लोगों के खाने की, इसीलिए कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, जो 2017 से कब तक है? 22 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2017 से 22 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही। इस बार देश की आर्थिक स्थिति और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। 2017 में जब ये वाली बनाई गई थी 13वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये इसका उद्देश्य रखा गया था। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी भी उद्देश्य में सरकार सफल नहीं हो रही और लोगों का जीवन स्तर भी गिरता जा रहा है, जीवन में सुधार की जगह समस्याएं आती जा रही हैं और देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं? तो मौलिक अधिकार आपके किस अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 4 से 8, अनुच्छेद 12 से 35। तो सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में जुड़ा होता है। देखिए प्रश्न का उत्तर आपको पता हो, इसके बैकग्राउंड में और सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान में अधिकारों की बात कही गई है। ये भाग 3 में है। कितने भाग में है? भाग 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि अनुच्छेद के वो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसे भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैंने एक ट्रिक भी बताई है, अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकारों को याद करने की एक ट्रिक बताई है, या मतलब संविधान के भागों को याद करने की एक ट्रिक बताई है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इससे संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय, तो आपसे पूछा जा सकता है तो कौन संरक्षण करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इनका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, देखिए पहले एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, सभी को संपत्ति कितनी भी रखने का अधिकार था, लेकिन उस अधिकार को अब हटा दिया गया है, अर्थात संपत्ति का अधिकार हट गया है। जिसको रख दिया गया है अब कानूनी अधिकार में 300 का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में अब रखा गया है? तो 300 का किसके अंदर? कानूनी अधिकार के अंदर। किस संविधान संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विस? मतलब सभी भारतीय नौकरियां जो ऑल इंडियन सर्विस होती थी उसके
फादर कौन थे, उसके जनक कौन थे, ये चीज़ पूछा गया है। तो लिकायत अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो अपना आंसर जरूर आप एक बार कोशिश किया करिए माइंड में बनाने की, ठीक है। तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विस कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कल भी बताया था आपको, फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करके, ठीक है। तो उसे भी देखिएगा, उसका उत्तर अगर आपने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर जाके देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ठीक है। और इससे संबंधित देखिए, जो सरदार पटेल जी थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे, ठीक है। आप कह सकते हैं प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और बरदौली सत्याग्रह इन्होंने किया था 1928 में, बहुत फेमस सत्याग्रह इनका था 1928 में बरदौली सत्याग्रह, जिसमें इन्हें क्या मिला था, जीत मिली थी। इनका सफल सत्याग्रह रहा है। तो महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दे दी थी, महिलाओं ने इन्हें क्या दी थी, सरदार की उपाधि। तो पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि कब दी गई, तो 1928 में बरदौली सत्याग्रह के सफल होने की खुशी में महिलाओं ने इन्हें दी थी, ठीक है, ठीक है। इन्होंने 562 रियासतों को भारत में मिलाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मिशन जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया। देखिए, ओसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड वो था, टेररिस्ट था, जिसने अमेरिका के ट्विन टावर में हमला किया था। तो वो कौन सा मिशन है जिसमें उसे मारा गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन एंटी टेरर, ऑपरेशन कमल। तो आपको बता दूं, ये ऑपरेशन था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के तहत अमेरिकी जो फोर्स थी उसने क्या किया है, इसको मारा था, ठीक है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी फोर्स ने मारा था 2011 ईस्वी में। ये ध्यान रखिए कब मारा गया था, 2011 ईस्वी में। इसने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओके की राजधानी क्या है, ठीक है। तो पीओके का मतलब है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। देखिए, इस्लामाबाद ना कहिए, पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो मुजफ्फराबाद आपके पीओके की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी, ब्यास, सिंधु और सतलुज नदी के साथ पंजाब की 5वीं नदी कौन सी है। तो आपको पता होगा पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, रावी, ब्यास, सिंधु, सतलुज नदी और साथ में बहती है आपकी झेलम नदी। कौन सी, झेलम नदी। तो ये 5 नदियाँ आपकी पंजाब में बहती हैं, इसीलिए उसका नाम भी पंजाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में खून कौन फिल्टर करता है, ये आपको बताना है। आप कमेंट करके बताते नहीं हैं, सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि आपका कौन सा उत्तर, इसका क्या उत्तर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन 7वां, खून में शरीर को कौन फिल्टर करता है, और शरीर में खून को कौन फिल्टर करता है, और मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तभी मैं मानूंगा कि आप लोग हाँ पूरा वीडियो देखते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप पूरा वीडियो देखते हैं। अब पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की प्रथम सैटेलाइट कौन सी है, तो भारत ने पहला जो सैटेलाइट बनाया उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारत ने सबसे पहले जो सैटेलाइट बनाया उसका नाम है आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा, भारत ने रसिया के मदद से सन 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट सैटेलाइट बनाई थी रसिया के मदद से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बारिश के समय मिट्टी से आने वाली महक को क्या कहा जाता है। तो बारिश के समय मिट्टी से आने वाली महक को पेट्रिकोर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेट्रिकोर, ठीक है। ये कुछ आप लोग देखते होंगे, बारिश में मिट्टी महका करती है तो उस महक को पेट्रिकोर कहा जाता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ले लिया, एक ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, टेस्ट में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है। टेस्ट में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है, ये प्रश्न है। तो सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स, ब्रैंडन मैकुलम, रोहित शर्मा। तो कौन कौन से आपके इसमें से उत्तर आपका हो जाएगा ब्रैंडन मैकुलम, ठीक है। ये आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, इन्होंने 54 गेंदों में 2016, ये कहाँ के थे ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, ठीक है। और इन्होंने 54 गेंदों में 2016 में, ठीक है, 54 गेंद में
बनाया था 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ध्यान रखिएगा 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बनाया था। विवियन रिचर्ड्स जो थे वो 56 गेंद में बनाए हैं 1986 ईस्वी में, तो दूसरे स्थान पे आते हैं, पहले स्थान पे ब्रेंडन मैकलम। ठीक है, वनडे में सबसे तेज शतक किसने बनाया हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल, चारों देखिए धमाकेदार प्लेयर हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स क्या है, इन्होंने सबसे तेज वनडे में शतक बनाया हुआ है, 31 गेंदों में बनाया हुआ। एबी डिविलियर्स कहाँ के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के, सभी को पता होगा। ये 31 गेंद में 8 जनवरी 2015, ठीक है 2015 को इन्होंने बनाया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जोहान्सबर्ग स्टेडियम में। स्टेडियम भी याद रखिए, जोहान्सबर्ग स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रही पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज शतक किसने बनाया है, ठीक है, तो एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, डेविड मिलर, क्रिस गेल, फिर वही ऑप्शन है। तो सभी इसमें आक्रामक खिलाड़ी हैं। तो इसका जो उत्तर है, एग्जैक्ट उत्तर आप देखेंगे तो डेविड मिलर, कौन है, डेविड मिलर। डेविड मिलर ने 35 गेंदों में बनाया है T20 में शतक, ठीक है 2017 में, 29 अक्टूबर 2017 को इन्होंने बनाया है सबसे तेज शतक बांग्लादेश के खिलाफ। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन सबसे पहला जो T20 शतक मारा था वो किसने मारा था, क्रिस गेल ने। सबसे पहला T20 शतक क्रिस गेल ने, ठीक है, फर्स्ट पहला T20 शतक 2007 में इन्होंने मारा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और 174 रन की इन्होंने सबसे बड़ी पारी खेली है। सॉरी T20 में एरॉन फिंच ने 172 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। एरॉन फिंच से बड़ी पारी T20 में अभी तक किसी ने नहीं खेला। भारत की ओर से सुरेश रैना, रोहित शर्मा और KL राहुल ने, 3 लोगों ने शतक लगाया है T20 में। KL राहुल ने सबसे तेज 46 गेंद में शतक लगा चुके हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा तेज कौन लगाया है, तो KL राहुल, ध्यान रखिएगा। टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है, तो टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर हैं आपके नाथन एस्टन। ध्यान रखिएगा, बस आपको याद रखना है नाथन एस्टन, इससे बैकग्राउंड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी क्या नाम है। तो वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम है क्रिस गेल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्रिस गेल। नेक्स्ट है, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 ईस्वी में। वहाँ की इंग्लैंड की रानी आई थी, तो उसी समय वहाँ एक पार्टी टाइप हुई थी, उसके बाद वहाँ घोषित किया गया था कि यार दिल्ली राजधानी होगी भारत की अब, ठीक है। तो 2011 में, बस आपको इतना ध्यान रखना है। हवा से हल्की गैस कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस होती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम हवा से हल्की हैं, या हाइड्रोजन भर हल्की है, हीलियम भी भर हल्की है, या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हल्की है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें क्या होती हैं, हवा से ये हल्की होती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे कि गुब्बारे वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का, चूँकि हाइड्रोजन से आग लगने का डर होता है। तो आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गुब्बारा वगैरह में किस गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं भरी जाती क्योंकि उसमें आग लगने की ज़्यादा डर होता है, इसीलिए हीलियम भरी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों हवा से हल्की होती हैं, इसीलिए हवा में उड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उड़ जाती हैं इसीलिए इन्हें भरा जा सकता है, चाहे आपका जहाज़ के टायर वगैरह हों, चाहे आपका गुब्बारा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 1952, 56, 60, 302, ठीक है, 352, 356, 302, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 352। 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है। स्टेट इमरजेंसी लगती है जिसे आप कहते हैं राज्य आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जब किसी राज्य में वहाँ की शासन व्यवस्था विफल हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 556 के तहत। और इकोनॉमिकल इमरजेंसी, जब मान लीजिए बहुत आर्थिक समस्या हो भारत में, पैसों की समस्या हो या आर्थिक गतिविधियों में दिक्कत हो, तो वहाँ पर भारत में एक आपातकाल लगता है जिसे आप इकोनॉमिकल
इमरजेंसी कहते हैं। अभी तक ऐसी कभी स्थिति भारत में नहीं आई हुई है, ठीक है, एक भी बार नहीं लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तीन तरह के आपातकाल होते हैं, उनमें से कौन सा अभी तक भारत में नहीं लगा, तो इकोनॉमिकल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगा। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ, तो पूना पैक्ट समझौता ये आपको पता होगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता, ठीक है। गांधी जी प्लस अंबेडकर जी पुणे के यरवरदा जेल में, ये ध्यान रखिएगा, पुणे के यरवरदा जेल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किस जेल में हुआ था, तो पुणे के यरवरदा जेल में ये हुआ था। अंग्रेज़ों ने इसे कम्युनल अवार्ड कहा था। क्या हुआ था, दो एससी जो थे उनके छूट, उनको अलग निर्वाचन आयोग मंडल को ख़त्म करके उसी में उन्हें वो देने के लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई थी, सीटें ज़्यादा देने की बात कही गई थी, उसी पर चर्चा हुई थी गांधी जी से और उस पर सहमति बनी थी। ये कब बनी थी, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, तो ध्यान रखिएगा 24 सितंबर 1932। किनके बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, कब, यरवरदा जेल में। कहाँ, आपका यरवरदा जेल, कब, 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप सभी को पता होगा 7 सितंबर 1931 से लेकर आपका 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था, तो ध्यान रखिएगा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय आपका गोलमेज सम्मेलन चला था, जिसमें गांधी जी भाग लेने गए थे, लेकिन फिर बाद में गांधी जी से वहाँ पटरी नहीं खाई, कोई बात नहीं बनी, ये पूरी तरह से असफल रहा है आपका सम्मेलन। और गांधी जी वापस आके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, आंदोलन 1932 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1932 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन में गांधी जी को फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर, इसी सम्मेलन में कहा था फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद। तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, कब, 1931 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ये एक दल था जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, आज भी ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के अंतिम शासक कौन है, तो चोल वंश के अंतिम शासक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल थर रहे हैं, ठीक है। आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो हरिहर और बुक्का के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आगे आने वाले समय में डिस्कस जरूर होगा कहीं ना कहीं। ये राजेंद्र चोल तृतीय जो थे वो क्या थे, आपके चोल वंश के अंतिम शासक थे। और जब संस्थापक कौन थे, विजयवल्ल क्या थे, संस्थापक या प्रथम शासक बोल दिया जाए, ठीक है। संस्थापक कौन थे, विजयवल्ल, अंतिम शासक चोल वंश के राजेंद्र चोल तृतीय, ठीक है। वर्तमान में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। क्या लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 1973 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल की स्थापना करके अपने नियंत्रण में लिया था ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, कंपनी के थ्रू, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो अब बनाया गया था बोरेन हेस्टिंग्स को वहाँ का गवर्नर जनरल, ठीक है, बोरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो अब बंगाल के बाद धीरे से उन्होंने भारत में भी अपनी पैड बनाई और भारत में भी 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम वो लाए, 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है। उसके तहत वो भारत में विलियम बेंटिंक को, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त करके भारत को भी अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम वायसराय, तो देखिए जब 1857 की क्रांति हुई, 1833 में यहाँ गवर्नर जनरल नियुक्त हो गए। फिर 1807, क्योंकि यहाँ राजा थे बड़े बड़े सब, एक दूसरे मतलब काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, तो सब कारण से ज़्यादा दिन यहाँ अंग्रेज टिक नहीं पाए। तो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, ठीक है। उस विद्रोह से इंग्लैंड सरकार या पूरी तरह से अंग्रेज सरकार डर गई थी और कंपनी को डायरेक्ट, जो कंपनी के थ्रू यहाँ राज करती थी, उसे हटा के सीधे खुद अपना
अपनी पकड़ वहाँ बनाने के लिए वायसराय नियुक्त कर दिया। मतलब एक तरह से गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय, और वो सीधे अब रिपोर्ट करने लगा था किसको, किसकी कंट्रोल में वायसराय रहा करता था, आपके अंग्रेजी हुकूमत के कंट्रोल में सीधी तरह नियंत्रण ले लिया गया था। तो वो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें इस पद पर बैठाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में लाया गया था। 57 में डर के 58 में ब्रिटिश नियंत्रण ले लिया गया था। इसको नाम दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1958। ध्यान रखिएगा, क्या दिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1958, सॉरी 1858। चलिए ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, शेयर कर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।